Welcome back to the DKG Dream Education, an initiative to make your dream achievable. Today I am here with the next topic, that is bank and banking. Before we begin, I would like to say that please share it to the maximum people and subscribe the channel so that it reaches to the people who is in need of perfect resource to clear UPSC civil services examination. So let's begin with the topic, बैंक. व्हाट इज बैंक? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है और जहाँ से और बैंक क्या करता है? लैंड करता है, लोन देता है. तो मीन्स एक सेवर जिसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी रहेगा वो बैंक में डिपॉजिट करेगा और बैंक क्या करता है? उसको इंटरेस्ट रेट देता है. इंटरेस्ट रेट देता है और बैंक उस पैसे का क्या करता है? जिन लोगों को ज़रूरत है कुछ के लिए लोन टाइप से, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो या फिर बिजनेस लोन हो, तो बोरोवर्स को अपना कुछ इंटरेस्ट पे, हायर इंटरेस्ट पे लोन देता है. तो ये बैंक, इसको बैंक कहते हैं. बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. नाउ लेट्स सी हाउ बैंक्स, मतलब कैसे पैसा घूमता है इन बैंक्स. पहले क्या होता है? सेवर विद एक्सेस मनी गो टू बैंक एंड बैंक जाता है और बैंक क्या करता है? उसका पैसा एक्सेप्ट करता है. देन बैंक क्या करता है? उस पैसे को लैंड कर देता है मनी टू इन्वेस्टर या बोरोवर जिसके पास रहता है. फिर इन्वेस्टर क्या करता है? उस पैसे को यूज करता है, वो अपने बिजनेस में लगाता है, इंडस्ट्री में लगाता है. फिर इन्वेस्टेड मनी जो है वो रिटर्न कुछ देगा. फिर ये जितना रिटर्न देगा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट देगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम बढ़ेगी इंडस्ट्री में. जो लोग काम कर रहे हैं एज अ, मतलब ये पूरे इकोनॉमी का इनकम बढ़ेगा. जैसे ही मोर इनकम होगा मीन्स मोर सेविंग होगा तो बैंक के पास जाएगा रखने के लिए. इस तरह से ये पैसा बैंक के थ्रू सर्कुलेट करते रहेगा. सो नाउ लेट अस सी टाइप्स ऑफ बैंक. कितने टाइप्स ऑफ बैंक होते हैं? पहला होता है सेंट्रल बैंक, द फादर ऑफ ऑल बैंक इज सेंट्रल बैंक. हमारे यहाँ पे इंडिया में है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. देन इट इज़ कोऑपरेटिव बैंक, देन इट इज़ कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक. इन सब को एक एक करके देखेंगे. फंक्शंस क्या है बैंक का? सारे बैंक का फंक्शंस कॉमन होता है. पहला फंक्शन क्या होता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से. फिर डिमांड, फिर क्या करता है? जब पब्लिक को चाहिए होता है तो उसको डिमांड विड्रॉल करने के लिए फैसिलिटी देता है. फिर लैंडिंग फैसिलिटी बैंक करता है, मतलब जिसको ज़रूरत रहता है लोन का उसको लोन देता है. ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट या फिर कहीं पे कोई भी ज़रूरत है तो बैंक उस चीज़ में मदद करता है. ड्राफ्ट इश्यू करता है, लॉकर फैसिलिटी देता है. फिर फॉरेन एक्सचेंज से भी बैंक डील करता है. नाउ लेट अस सी सेंट्रल बैंक, द फादर ऑफ ऑल बैंक. ये इसका काम क्या है ये? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे कंट्री में फादर ऑफ ऑल बैंक है. मतलब रिजर्व बैंक इज़ अ सेंट्रल बैंक. ओके, एंड ईच कंट्री हैज़ अ सेंट्रल बैंक. जो सारे कंट्री को के पास सेंट्रल बैंक होते हैं. ठीक है, तो उसका मेन फंक्शन क्या रहता है? गाइडिंग अदर बैंक. पहला फंक्शन क्या है? लोग मतलब जो और सारे बैंक सब हैं उन सबको गाइड करना, करेंसी को इश्यू करना, मॉनेटरी पॉलिसी लागू करना, सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है वो सब देखना. गवर्नमेंट को बैंकर्स टू गवर्नमेंट को पैसा की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको लैंड करना. तो इन अदर वर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री में ऑल्सो नोन एज अ बैंक. अब हम लोग एक एक फंक्शंस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क एज अ मॉनेटरी अथॉरिटी के अंदर ये मॉनेटरी पॉलिसीज़ लागू करता है, फिर उसको मॉनिटर करता है
फिर प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्री में जो ग्रोथ के अनुसार प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहे, इस चीज़ को इंश्योर करता है। देन इट इज़ रेगुलेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। आरबीआई एक कॉम्प्रिहेंसिव पैरामीटर डिटरमाइन करता है बैंक के ऑपरेशन के लिए। उसके बाद ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कंट्रीज के सारे बैंक एंड फाइनेंशियल सिस्टम को वर्क करने, मतलब उसके मेथडोलॉजी पे। ठीक है, अब जैसे लाइसेंस इशूइंग, उसके लिए क्या पैरामीटर रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, आरबीआई गाइडलाइन देता है। लिक्विडिटी ऑफ एसेट, बैंक मर्जर, ब्रांच एक्सपेंशन, ये सब गाइडलाइंस आरबीआई जारी करता है। Then it is managing foreign exchange. RBI manage forex reserves, foreign exchange of India, and it is responsible for maintaining the value of rupees outside the country. RBI रिस्पॉन्सिबल होता है जो वैल्यू रुपया का वैल्यू कंट्री के बाहर कितना रहेगा। इट एड्स अप फॉरेन ट्रेड पेमेंट्स। अभी जो करंट में गवर्नर है आरबीआई का, वो कौन है? शक्ति कांता दास। कौन है? शक्ति कांता दास। देन इट इज इश्यूअर ऑफ करेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल होता है करेंट, मतलब करेंसी नोट्स, कॉइन्स इश्यू करने के लिए। इसके बाद फिर इसका क्वालिटी जो है वो भी आरबीआई टेक केयर करता है। कुछ भी चेंजिंग इशूइंग, आरबीआई इन चार्ज ऑफ इशूइंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ करेंसी कॉइन्स। फिर ऑल्सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ करेंसी कॉइन्स दैट आर नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। मतलब अगर कोई करेंसी कॉइन्स जो सर्कुलेशन पे फिट नहीं करेगा, मतलब सर्कुलेशन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसको आरबीआई एक्सचेंज कर देता है, उसको रोक सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है। फिर आरबीआई का डेवलपमेंटल रोल होता है। प्रमोशनल फंक्शंस दैट सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव आर ऑर्गेनाइज्ड बाय आरबीआई दैट इनकरेज रूरल एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन इट इज़ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए एक बैंक हो गया। जब भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को कुछ क्रेडिट चाहिए होगा, कुछ पैसे चाहिएगा होगा, तो आरबीआई शॉर्ट टर्म क्रेडिट देगा। उसके बाद जो मार्केट में उनको ज़रूरत पड़ेगी, जो सिक्योरिटीज़ रहेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कोलेक्ट्रल में रखते हुए कुछ लोन्स देगा। इट एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सब्जेक्ट। गवर्नमेंट को बैंकिंग और फाइनेंशियल सब्जेक्ट पे एडवाइजरी का काम करता है। नाउ इट इज़ बैंकर्स टू बैंक, मतलब बैंकर्स बैंक, मतलब बैंकर्स टू बैंक, मतलब आरबीआई इज अ बैंक फॉर ऑल बैंक। It provide loan to bank, accept deposit of the bank and rediscount the bills of bank। मतलब बैंक को जब पैसा का ज़रूरत पड़ेगा तब आरबीआई के पास जाएगा बैंक। आरबीआई इज़ अ गॉड फादर ऑफ ऑल बैंक, लैंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मतलब आरबीआई, मतलब कोई भी बैंक को बोरो करना होगा तो वो कोलेट्रल लेके या कोई बैंक क्राइसिस में चल रहा है तो वो कहाँ जाएगा? आरबीआई। आरबीआई है एक लास्ट ऑप्शन, एक लास्ट ऑप्शन। कुछ भी होगा कोई भी बैंक को तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस होगा उस सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। सेंट्रल बैंक will be acting as a god for all the banks in time of crisis. Now we'll see that other types of banks, that is cooperative bank. Cooperative bank, these banks are organized under a state government act and they give short term loans to the agriculture sector and other allied activities. दे आर ऑर्गेनाइज इन 3 टायर स्ट्रक्चर। इसमें 3 टायर, एक स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल। स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स रेगुलेटेड बाय आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट और नबार्ड, फंडेड बाय आरबीआई, गवर्नमेंट, नबार्ड। मनी इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक। कॉन्सेशनल सीआरआर, एसएलआर अप्लाइज टू दिस बैंक। इसके अंदर कॉन्सेशनल रहेगा। और फिर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर आता है विलेज लेवल, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स। देन इट इज़ कॉमर्शियल बैंक
ऑर्गेनाइज अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। किसके अंदर? बैंकिंग कंपनीज एक्ट। दे ऑपरेट इन कॉमर्शियल बेसिस, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। कॉमर्शियल मतलब प्रॉफिट, मतलब इसका मेन मोटिव मुद्दा रहेगा जो हमको प्रॉफिट चाहिए। दे हैव यूनिफाइड स्ट्रक्चर ऑन बाय द गवर्नमेंट, स्टेट एंड एनी प्राइवेट एंटिटी। दे टेंड टू ऑल सेक्टर रेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन। वो किसी के लिए भी होगा, रूरल या अर्बन, लेकिन उसका मेन मोटिव रहेगा प्रॉफिट। The banks do not charge concessional interest rate unless instructed by RBI. Public deposits are main source of fund for these banks. इस बैंक्स के लिए फंड्स कहाँ से आएगा? जो पब्लिक डिपॉजिट करेगा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक, इसमें दो तरह का कॉमर्शियल बैंक होगा, तीन तरह का होगा, जिसमें पब्लिक सेक्टर को बैंक हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो जाएगा, फॉरेन बैंक हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गया जो बैंक वेयर द मेजोरिटी स्टेक्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक वेयर मेजोरिटी स्टेक आर ओन्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल। फॉरेन बैंक्स हो जाएगा विद देयर हेडक्वार्टर्स इन फॉरेन कंट्रीज, ब्रांचेज इन आवर कंट्री फॉल अंडर दिस टाइप ऑफ बैंक। रीजनल रूरल बैंक, अब रीजनल रूरल बैंक क्या है? ये स्पेशल टाइप ऑफ कॉमर्शियल बैंक है जो कंसेशनल क्रेडिट प्रोवाइड करता है। किसके लिए? एग्रीकल्चर, रूरल सेक्टर के लिए। RRB were established in 1975 and are registered under Regional Rural Bank Act 1976. RRB एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड अ कॉमर्शियल बैंक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें 50% स्टेक रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का 15% स्टेक एंड कॉमर्शियल बैंक का 35% स्टेक। टोटल 196 RRB स्टैब्लिश हुआ था। किसके बीच? 1987 से 2005 के बीच। फ्रॉम 2005 मतलब 2005 ऑनवर्ड government started merger of RRB, thus reducing the number of RRB to 82. One RRB cannot be open its branch in more than 3 geographical connected district. तब नेक्स्ट आएगा लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक क्या होगा? ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1996 में। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर and earning profit is main objective of local area bank. Local area bank registered under Companies Act 1956. Specialized bank, अब specialized bank में कौन कौन सा क्या आएगा? Certain banks are introduced for specific purpose only. कुछ पर्पस के लिए ही कुछ बैंक खुले गए जाते हैं। Such banks are called specialized bank. These include a small industry development bank of India and SIDB. ये क्या करता है? लोन फॉर अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस कैन बी टेकन फ्रॉम SIDB। मतलब ये लोन प्रोवाइड करता है स्मॉल इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के साथ जो एक स्मॉल फिर्म रहेगा, स्मॉल फाइनेंसिंग इंडस्ट्रीज रहेगा, और उसको ये प्रोवाइड करेगा। एग्जिम बैंक स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, टू गेट लोन्स और अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस with exporting or importing goods by foreign countries can be done through this bank. जो एग्जिम बैंक क्या हो गया? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। कुछ भी फाइनेंशियल असिस्टेंट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए चाहिए होगा तो हम एग्जिम बैंक का यूज करेंगे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज NABARD। ये क्या करता है? कुछ भी फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए रूरल, हैंडीक्राफ्ट, विलेज, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, तो NABARD के पास जा सकते हैं लोग। देयर आर वेरियस अदर स्पेशलाइज्ड बैंक, ईच पोजेस अ डिफरेंट रोल इन हेल्पिंग डेवलप द कंट्री फाइनेंशियली। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है? ये माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल फार्म्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मद्देनज़र देखते हुए इसको बनाया गया है। ये क्या करता है? जो लोन्स प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। किसको? स्मॉल फार्मर्स
माइक्रो इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द सोसाइटी को। इसमें कुछ जैसे कुछ बैंक हैं, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपके स्क्रीन पे लिस्ट लगा हुआ है। नाउ नेक्स्ट बैंक इज पेमेंट बैंक। ये एक नया इंट्रोड्यूस्ड बैंकिंग सिस्टम बैंक हुआ है। पेमेंट बैंक हैज बीन conceptualized by Reserve Bank of India. People with account in payment bank can only deposit an amount of 1 lakh and cannot apply for loans and credit cards under this account. इस अकाउंट के द्वारा लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और 1 लाख का डिपॉजिट ही सिर्फ रख सकते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इश्यू एटीएम, डेबिट कार्ड, ये सब कुछ मिल सकता है इसके द्वारा। जैसे आपके आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा चल रहा है पेटीएम बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो बैंक, जियो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। तो ये हो गया पेमेंट। अब मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब क्या क्या मेथड्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के, तो उसके दो पर्सपेक्टिव है, क्वांटिटेटिव मेथड और जनरल मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ये कौन करता है? आरबीआई। देन इट इज क्वालिटेटिव सेलेक्टिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव एंड जनरल मेथड के अंदर आएगा बैंक रेट पॉलिसी। आरबीआई क्या करता है? बैंक रेट लागू करता है। जो मतलब जो भी बैंक को लोन चाहिए या कुछ सिक्योरिटीज़ पे, तो वो एक रेट रखता है, तो इसको कहते हैं बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री इज प्रिपेयर टू रीडिस्काउंट द फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज, and it means that bank is prepared to advance loan and approved security to its member bank. अगर सेंट्रल बैंक को क्रेडिट कंट्रोल करना है तो ये क्या करेगा? बैंक रेट इंक्रीज कर देगा। इससे क्या होगा? डिपॉजिट रेट जो है और अदर लेंडिंग रेट जो है वो हाई हो जाएगा। बोरोइंग यहाँ पे डिस्करेज हो जाएगा। ये क्या करेगा? क्रेडिट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, कॉन्ट्रैक्शन में ला देगा। और इसी तरह अपोजिट में उल्टा करना है तो बैंक रेट को लो कर देगा। देन इट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? अगर नैरो सेंस में समझे तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? परचेज एंड सेल शुरू कर देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कहाँ पे? मनी मार्केट में। ठीक है, ब्रॉड सेंस में अगर देखें तो सेंट्रल बैंक परचेज एंड सेल्स नॉट ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बट ऑल्सो प्रॉपर एलिजिबल सिक्योरिटीज लाइक बिल्स, securities of private concern, and when banks and private individual purchase these securities, they have to make payment for the securities to the central bank. तीसरा क्या है? तीसरा है वेरिएबल रिजर्व रेशियो। वहाँ पे क्या होता है? सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है? कुछ कैश जो बैंक को रखना है रिजर्व में। Under this cash reserve ratio, under this rate system, the central bank control credit by changing the cash reserve ratio. इसमें कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इसमें क्या होता है? If a commercial bank have excessive cash reserve on the basis which they are creating too much of credit, this will be harmful for the large interest of the economy. So it will raise the cash reserve ratio. जैसे ही cash reserve ratio raise कर दिया जाएगा तो बैंक के पास कम अमाउंट रह जाएगा लोगों को लोन देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो मार्केट में पैसा कम रहेगा। तो ये क्रेडिट कंट्रोल करने का एक टूल हो गया। अब देखो 1000 बैंक में हम डिपॉजिट किए और सीआरआर हमारा हो गया अगर 6%, तो 60 रुपया हम काट लेंगे तो 940 रुपया सिर्फ हमें मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट करने को। ठीक है, अब एसएलआर, अब दूसरा क्या आ गया? एसएलआर। एसएलआर इज अमाउंट विच बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश गोल्ड अप्रूव्ड। तो इसके लिए सपोज एसएलआर भी अब 20% हो गया, तो 1000 में से 20% 200 रुपया घट गया।
तो 60 प्लस CRR प्लस SLR अगर हम रिजर्व में रख देंगे तो बैंक के पास 740 रुपये बचेगा। अगर CRR बढ़ा दिए और ज़्यादा, SLR और ज़्यादा बढ़ा दिए तो बैंक के पास और कम बचेगा लोगों को लैंड करने का, ये डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो इससे एक क्रेडिट कंट्रोल मतलब पैसे का कंट्रोल किया जा सकता है मार्केट में, मनी सप्लाई कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ इट इज क्वालिटेटिव एंड सिलेक्शन मेथड ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या होगा, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब रेशनिंग ऑफ क्रेडिट जो है वो एम करता है कंट्रोल, एम क्या करता है, कंट्रोल करने का और रेगुलेट करने का क्रेडिट ग्रांटेड बाय कमर्शियल बैंक के द्वारा। ठीक है। It is generally two types. The variable portfolio ceiling, it refers to the system by which the central bank fixes ceiling and maximum amount of loan and advances for every commercial bank. Then it is variable capital asset ratio. It is refers to the system by which central bank fixes the ratio which the capital of commercial bank should have to the total asset of the bank. Then it is direct action. Direct action against erring banks can take in the following forms. सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। सेंट्रल बैंक may refuse the altogether grant discounting facilities to such banks जो गलत करेगा या फिर कुछ एरर करेगा। Then it is central bank may refuse or sanction further financial accommodation to the bank whose existing borrowing are found to be in excess of the capital reserve. Then it is central bank may start charging penal rate of interest on money borrowed by the bank beyond prescribed limit. अगर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा अगर बोरो करेगा बैंक तो सेंट्रल बैंक उस पर और ज़्यादा इंटरेस्ट लगा देगा। तो ये सारा डायरेक्ट एक्शन RBI कर सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर आता है मोरल शोषण। अंडर दिस मेथड सेंट्रल बैंक गिव एडवाइस। मोरल मतलब एक मोरालिटी एडवाइस दिया जाता है, फिर उसको रिक्वेस्ट किया जाता है। देन परसुएट्स द कॉमर्शियल बैंक्स to cooperate with the central banks in implementing its credit policies. तो मोरल सोशंस के अंदर क्या होगा, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड परसुएट्स। फिर आता है पब्लिसिटी। सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू मेक देयर पॉलिसी सक्सेसफुल टेक कोर्स ऑफ मीडियम ऑफ पब्लिसिटी। A policy can be effectively successful only when effective public opinion is created in its favor. एक पॉलिसी तभी सक्सेसफुल होगा जब जितना ज़्यादा पब्लिक उसके साथ आएगा। देन इट इज़ नेक्स्ट, इट इज़ रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट, द डाउन पेमेंट इज रेज्ड एंड द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट रिड्यूस्ड फॉर द क्रेडिट स्केल। तो ये सारा टूल्स है जिससे क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। देन इट इज चेंज इन अ मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑन सिक्योरिटी लोन। दिस सिस्टम इज मोस्टली फॉलोड इन USA। ये सिस्टम USA में फॉलोड किया जाता है जनरली। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ फेडरल रिजर्व सिस्टम हैज़ बीन गिवन द पावर ऑफ टू प्रिस्क्राइब मार्जिन रिक्वायरमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग एन एक्सेसिव यूज ऑफ क्रेडिट फॉर स्टॉक एक्सचेंज स्पेकुलेशन, एंड दिस सिस्टम इज स्पेसिफिकली intended to help the central bank in controlling the volume of credit used for speculation in securities under Security Exchange Act 1934। अब हम लोग एक दो टर्म देखेंगे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ये एक बहुत ही फ्रिक्वेंट टूल है जो RBI यूज करता है सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी एंड सप्लाई ऑफ मनी में। ठीक है। मार्केट में कितना पैसा जाएगा नहीं जाएगा, कितना पैसा घूमेगा, ये सब डिपेंड करता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। बहुत अच्छा टूल है। रेपो रेट क्या होता है, ये एक रेपो रेट होता है द रेट एट विच RBI इज विलिंग टू लेंड द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट। मतलब द रेपो रेट वो रेट हुआ जिस पे हम बैंक को, RBI बैंक को लोन देता है, तो वो हुआ रेपो रेट। वेन एवर बैंक्स
have shortage of fund, they can borrow from RBI against securities. If RBI increase the repo rate, अगर RBI रेपो रेट इंक्रीज करता है तो बोरोइंग क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा. अगर डिक्रीज करता है तो बोरोइंग आसान हो जाएगा. मतलब कि आरबीआई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देगा तो बैंक को भारी लगेगा, जो हाँ इतना ज़्यादा रेट पे हमको दे रहा है, हम थोड़ा ही लेंगे. अगर वही कम कर देगा तो बैंक ज़्यादा पैसा उठाएगा. एज अ टूल ऑफ कंट्रोल टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो हम लोग प्रीवियस में देखे हुए थे, तो आरबीआई इंक्रीज द रेपो रेट. यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, जैसे ही मार्केट में देखा बहुत पैसा आ गया, इन्फ्लेशन हो गया, हर किसी का डिमांड बढ़ने लग गया क्योंकि हर किसी के हाथ में पैसा आ गया, तो ये क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा. रेपो रेट इंक्रीज होते ही बैंक जो है वो कम पैसा उठाएगा, और जैसे ही आरबीआई से, और वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा, तो मार्केट में पैसा का सप्लाई कम होने लगेगा. धीरे 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 इन्फ्लेशन वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. तो आरबीआई increases repo rate, making it more expensive for banks to borrow from RBI, and RBI will do exact opposite in deflationary environment. ठीक है, डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट में ठीक उसका अपोजिट करेगा, रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा. अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेट एट विच आरबीआई इज विलिंग टू बोरो फ्रॉम कमर्शियल बैंक. रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जो पैसा आरबीआई लेना चाहता है बैंक से, तो बैंक वो रिवर्स रेपो रेट भी कौन डिसाइड करेगा, तो बैंक डिसाइड करेगा. इफ आरबीआई इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई डिसाइड करेगा. इफ आरबीआई इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट, इट मीन्स दैट आरबीआई इज विलिंग टू ऑफर लग्जरेटिव इंटरेस्ट रेट टू द बैंक टू पार्क देयर मनी विद द आरबीआई. अब जैसे ही रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो बैंक को क्या लगेगा, अरे रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दिया मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, तो बैंक सब क्या करेगा, पब्लिक को इतना कौन लोन देगा, माथा पच्ची करेगा, आराम से आरबीआई के पास जाएगा. वो तो सेफ जगह है, आरबीआई सबका गॉडफादर है, तो आरबीआई के पास जाएगा और सारा पैसा रख देगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आएगा तो इसकी प्रॉफिट ज़्यादा होगी. फिर वही अगर रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज करता है तो amount of money available for bank customers as banks prefers to park their money with RBI as it involves higher safety. तो ये क्या करेगा, जो मतलब जैसे ही रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज कर देगा तो बैंक को लगेगा नहीं ये बाहर पैसा ज़्यादा देना चाहिए, इधर कम देना चाहिए, तो बाहर में पैसा मनी सप्लाई ज़्यादा कर देगा. ये डिफ्लेमेटरी सिचुएशन में कर सकता है. दिस नेचुरली लीड्स टू हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज बैंक विल डिमांड फ्रॉम देयर कस्टमर फॉर लेंडिंग मनी टू देम. नाउ वी विल सी NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. NABARD has inherited its apex role from RBI. It is performing all functions performed by RBI with regard to agricultural credit. एग्रीकल्चर क्रेडिट के रिगार्डिंग जो भी फंक्शंस होगा वो NABARD परफॉर्म करेगा. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. NABARD act as a refinancing institution for all kinds of production investment credit to agriculture, small scale industry, cottage and village industry, handicraft, rural craft, real artisans and other allied economics activities with the view to promoting integrated rural development. ये हमेशा रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए और एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ये इसका मेन एम रहेगा, मेन इसका फोकस रहेगा. इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, local development bank and other financial institution approved by RBI. NABARD gives long terms loan भी देता है स्टेट गवर्नमेंट को to enable them to subscribe to share the capital of cooperative credit societies.
NABARD gives long-term loans to any institution approved by central government and contribute to a share capital or invest in securities of institution concerned with agriculture and rural development. NABARD has responsibility of coordinating the activities of central and state government and the planning commission. अब क्या planning commission क्या है? नीति आयोग and other all India and state level institution interested with the development of a small scale industry, village cottage industries, rural craft industries in tiny decentralized sector. NABARD क्या करेगा? जो भी फोकस करेगा, जो भी एग्रीकल्चर के तरफ और रूरल डेवलपमेंट के तरफ जो काम करेगा, उसको इंकरेज करने के लिए ये बैंक काम करेगा. सिंपल लाइन में ये. अब देखेंगे बेसल नॉर्म्स. बेसल नॉर्म्स क्या है? बेसल नॉर्म्स एक इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन है जो बेसल कमेटी के द्वारा लागू किया, मतलब लाया गया था. बेसल नॉर्म्स और बेसल अकॉर्ड्स भी इसको कहते हैं, आर द इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन इश्यूड बाय बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. Basel norms is efforts to coordinate banking regulation across the globe with the goal of strengthening the international banking system. It is set of agreement by Basel Committee of Banking Supervision, which focuses on the risk to the bank and the financial institution. What is Basel Committee on Banking Supervision? Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) is the primary global standard setter for the prudential regulation of banks and provide a forum for regular cooperation on banking supervisory matters for central banks of different countries. ये बेसल्स कमेटी क्या करता है? बैंक सुपरविज़न के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड मतलब सेट करता है, जो मतलब सारे सेंट्रल बैंक्स ऑफ द होल वर्ल्ड उनको कुछ कुछ एक स्टैंडर्ड दिया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, जो हाँ इस तरह से कुछ काम करना है, नहीं करना है, ऐसा कुछ. इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज. ये 10 कंट्री को मिला के एस्टेब्लिश किया गया था. कब? 1974 में. द कमेटी एक्सपेंडेड इट्स मेंबरशिप इन 2009, देन अगेन इन 2014. BCBS now has 45 members from 28 jurisdictions consisting of central bank and authorities with responsibility of banking regulation. It provides a forum for regular cooperation on banking supervisory matter. Its objective is to enhance understanding of key supervisory issue and improve the quality of banking supervision worldwide. Why the name Basel? Basel is a city in Switzerland. Its headquarters of Bureau of International Settlement (BIS), which fosters cooperation among central banks with a common goal of financial stability and common standard of banking regulation. It was founded in 1930. Basel Committee on Banking Supervision is housed in the BIS office in Basel, Switzerland. क्यों नाम पड़ा था बेसल? क्योंकि बेसल एक स्विट्ज़रलैंड सिटी का नाम है, उसका ऑफिस जो है हेड क्वार्टर वो बेसल में बिलोंग करता था, इस कारण से उसका बेसल नॉर्म्स हो गया. अब बेसल कमेटी हैज इश्यूड 3 सेट्स ऑफ रेगुलेशन विच आर नोन एज बेसल 1, 2, 3. बेसल 1 क्या था? बेसल 1 कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1988 में. ये फोकस कर रहा था इंटरनली क्रेडिट रिस्क पे. Credit risk is possibility of loss resulting from the borrower failure to repay the loan and meet contractual obligation. Traditionally, it refers to the risk that lenders may not receive the owed principal and interest. It defined capital and structure of risk weight for banks. The minimum capital requirement was fixed 8% of risk-weighted asset. Risk-weighted asset means asset with different risk profile. For example, a asset backed by collateral would carry a lesser risk as compared to the personal loans, which has no collateral. India adopted Basel I guidelines in 1999. 11 साल बाद 1999 में ये बेसल 1 गाइडलाइंस अडॉप्ट किया था. अब बेसल 2 गाइडलाइंस ये कब आया?
2004 में. Basel II guidelines were published by BCBS in 2004. There was a refined and reformed version of Basel I Accord. और उससे क्या हुआ, Basel I जो क्रेडिट रिस्क कंट्रोल पे काम कर रहा था, मतलब एक गाइडलाइन जारी किया था, उसको थोड़ा सा और रिफाइंड और रिफॉर्म में Basel II बनाया गया. The guidelines were based on three parameters: capital adequacy requirement, सुपरवाइजरी रिव्यू, मार्केट डिसिप्लिन. तो कैपिटल एडवाइजरी रिक्वायरमेंट में क्या है, बैंक को मेंटेन करना पड़ता है मिनिमम कैपिटल एडुकेसी 8% रिस्क एसेट पे. ठीक है, तो बैंक शुड मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट ऑफ 8% ऑफ रिस्क एसेट. Then in supervisory review, according to this, banks were needed to develop and use better risk management technique in monitoring and managing all the three types of risk that our bank faces: credit, market, operational risk. Market discipline, this needs increased disclosure requirements. Bank need to mandatorily disclose their car risk exposure. Basel II norms in India and overseas are yet to be fully implemented. Through India follows these norms. अभी फुल इम्प्लीमेंटेशन बेसल 2 का अभी भी बाकी है. देन बेसल 3 2010 में आया, ये 2010 में रिलीज़ किया गया. These guidelines were introduced in response to the financial crisis of 2008. 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके रिस्पॉन्स में ये बेसल 3 लाया गया. A need was felt to further strengthen the system as bank in the developed economy were undercapitalized, over leveraged, and had a greater reliance on short term funding. It was also felt in the quantity and quality of capital under Basel II were deemed insufficient to certain any further risk. The guidelines aims to promote more resilient banking system by focusing on vital banking parameter. अब ये बेसल 3 फोकस करता है कुछ और पैरामीटर्स में इस बैंकिंग सिस्टम को और रेजिलिएंट बनाने के लिए. वो कैपिटल, लिवरेज, फंडिंग, लिक्विडिटी. ये कैपिटल में क्या करेगा, मतलब कैपिटल में कैपिटल एडुकेसी रेशियो इज मेंटेन्ड एट 12.9%. द मिनिमम tier 1 capital ratio and minimum tier 2 capital ratio have to be maintained at 10.5 and 2% of risk weighted asset respectively. In addition, banks have to maintain capital conservation buffer of 2.5%, and counter cyclical buffer is also to be maintained at 0 to 2.5%. The leverage rate has to be at least 3%. Leverage rate is the ratio of bankers' tier 1 capital to average total consolidated assets. Funding and liquidity. Basel III created two liquidity ratio: LCR, liquidity coverage ratio, NSFR, net stable fund rate. LCR will require banks to hold to a buffer of high quality liquid assets sufficient to deal with the cash outflows encountered in an acute short-term stress scenario as specified by supervision. This is to prevent situation like bank run. The goal is to ensure that bank have enough liquidity for 30 days stress scenario if it were to happen. Then net stable fund rate, NSFR, requires banks to maintain a stable funding profile in relation to their off-balance sheet asset and activities. NSFR requires banks to fund their activities with stable sources of finance and reliable over on your horizon. The minimum SFR requirement is 100%. Therefore, LCR measures short-term 30 days resilience, NSFR measures medium-term 1 year resilience. The deadline for implementation of Basel III was March 2019 in India. 2019 तक मार्च 2019 तक डेडलाइन दिया गया था. ये पोस्टपोन्ड हो गया to March 2020. In light of coronavirus pandemic, RBI decided to defer the implementation of Basel norms by further 6 months. अब 6 महीना और आगे कर दिया गया. Extending more time under Basel 3 means lower capital burden on the bank in terms of provisioning requirement including NPA.
non-profitable asset. This extension would impact the perceptions of Indian banks and central banks in the eye of global player. तो हम लोग बेसल नॉर्म्स देखें. बेसल नॉर्म्स इस तरह हमारा ये बैंकिंग ख़त्म होता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर. Tomorrow I will be coming with the new topic. Thank you.